Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. कहते हैं ना, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। जैसे जैसे वक्त गुजरता है सब कुछ बदल जाता है। थोड़ा सा आगे निकल जाओ तो कुछ पीछे छूट जाता है। लेकिन एक कड़ी है जो हमें जोड़े रखती है, जो हमें याद दिलाती है that we are all connected to the same land. और वो है हमारे त्योहार और उनसे जुड़ा खाना। और यही है त्योहार की थाली। रेसिपी के पीछे कहानी लिखी हुई है, लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग। इस कहानी में ना, रुको, अरे कोली आंटी आओ ना। नहीं नहीं बेटे, ये तेरे लिए। ये क्या है? गन्ने का रस। अरे ये कहाँ से ले आए आप? कोहली साहब बैठे निकाल रहे। कल कोई जंक मार्केट में गए, मशीन घर ले आए। मैंने कहा तू ठेला ही डाल लो आप। अरे कमाल करते हो आप आंटी, आओ तो सही अंदर। अरे इतना जूस निकाला है, पता नहीं किसी को मेरे को बांटना पड़ेगा। तू तो पी। बोल रहे संडे के संडे निकालेंगे। इतना गन्ना ले आए हैं, मैं क्या बताऊं तेरे को, पागल है कोहली साहब। कोई बात नहीं, आप मेरी तरफ से थैंक यू बोलना। हाँ ओके, एंजॉय। हाँ थैंक यू। कोहली आंटी भी ना कमाल है, कमाल। लेकिन उससे भी ज्यादा कमाल की बात ये है कि जो कहानी मैं अभी पढ़ रही थी ना, उसमें गन्ने के जूस का जिक्र था। आई डोंट बिलीव दिस कि कहानी पढ़ी मैंने और गन्ने का जूस आ गया घर में। तो कहानी है दिगंबर जैन लोगों के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव की। उन्होंने ना अपना सब कुछ त्याग दिया, लेकिन लोगों को ये समझ में ही नहीं आता था कि उन्हें भिक्षा में क्या दें। अब वो पहले तीर्थंकर थे ना, तो जब वो भिक्षा मांगने जाते थे, लोग उन्हें कभी सोना, कभी चांदी, कभी गहने, लेकिन अन्न कोई नहीं देता था। तो ऋषभ देव भूखे रह जाते थे, लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आता था कि वो खाना मांगे कैसे। तो इस तरह उनका ये व्रत 1 साल तक चलता रहा। फिर 1 साल बाद श्रेयंस कुमार, जो कि एक राजा थे, उन्होंने ऋषभ देव को गन्ने का जूस दिया और इस तरह ऋषभ देव का व्रत पूरे 1 साल के बाद जाकर टूटा गन्ने के जूस से। और उस दिन पता है क्या था? अक्षय तृतीया। तो अब जब मेरे पास भी गन्ने का जूस आ चुका है, मैं सोच रही हूं कि मैं भी आज अक्षय तृतीया ही मना लेती हूँ। ओके, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा जूस ना पी लेती हूँ। ओहो, एकदम फ्रेश है। नॉर्थ की गर्मियों की याद आ गई। कितना गन्ने का जूस पीते थे। ठेले पे बेचने आता था और वहां पे खड़े हो जाते थे, 1-2 ग्लास पी जाते थे। गन्ने का जूस का कुछ देखा तो था मैंने एक बार। रस की खीर। मिल गई रेसिपी। गन्ने का जूस और चावल, दैट्स इट। उसकी खीर। यार ये तो बहुत सिंपल है। इसमें ना थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आती हूँ। मैं खीर तो बनाती हूँ गन्ने के जूस की, लेकिन चावल के साथ नहीं। मैं उसे बनाऊंगी इसके साथ। ये है कांगनी, जिसे कंजनी भी कहते हैं, फॉक्सटेल मिलेट। सुरेखा लेकर आई थी मेरे लिए अपने गांव से। कह रही थी दीदी बहुत हेल्दी होता है, इसमें बहुत न्यूट्रिशन है, आप आज इसकी खिचड़ी बना के खाना। भिगो के गई थी इसलिए, लेकिन मैं इसकी खिचड़ी नहीं खीर बनाऊंगी। ओके, थोड़ा सा
पानी निकल जाए तो ये ले लेती हूँ। बेसिकली ना गन्ने के जूस को अच्छे से उबालना है और जो झाग पूरा उबलने पर आएगा उसको निकालना है और बस उसमें खीर बनानी है। सो सिंपल इट इज। अक्षय का मतलब होता है जो कभी खत्म नहीं होता, अक्षय कभी नष्ट नहीं होता। और शायद इसीलिए कई लोग अक्षय तृतीया के दिन से अपने शुभ कामों की शुरुआत करते हैं ताकि वो हमेशा चलते रहे। वैसे हर त्योहार की तरह अक्षय तृतीया से भी बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं। एक कहानी तो वही है कृष्ण और सुदामा वाली। तो सुदामा जो थे वो बहुत गरीब थे और एक बार ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस उनकी ज़िंदगी में आ गया। इतना कि उनके बीवी बच्चों ने उन्हें फोर्स किया कि तुम जाओ और अपने दोस्त कृष्ण से कुछ मदद मांगो। अब सुदामा जाना तो नहीं चाहते थे लेकिन बीवी बच्चों की हालत भी उनसे देखी नहीं गई। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं जाता हूँ, लेकिन खाली हाथ कैसे जाते, पहली बार कृष्ण से ऐसे मिलने जा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि थोड़े से चावल, कुछ मुट्ठी चावल लेके एक पोटली में बांध लिए और चले अपने दोस्त से मिलने। लेकिन सुदामा जो थे ना उन्हें बहुत झिझक हुई कि कैसे मैं इतने से चावल अपने दोस्त को दूं जिसके पास ऑलरेडी सब कुछ है। लेकिन श्री कृष्ण अपने दोस्त की मन की बात भांप गए और उन्होंने खुद सुदामा से कहा कि वो तुम क्या छुपा रहे हो जो मुझे नहीं दे रहे हो, दो, मेरे लिए लाए हो तो दो। तो उन्होंने वो पोटली सुदामा से छीन ली और वो चावल ऐसे ही खाने लगे। एनीवे वहाँ पे फिर सुदामा कह ही नहीं पाए अपने मन की बात कि वो मदद मांगने आए थे और फिर से गले मिलके वो वहाँ से चले गए। अब रास्ते भर वो बहुत दुखी होके ये सोचते रहे कि मैं अपने बीवी बच्चों को कैसे बताऊंगा कि मैं कोई मदद लेके नहीं आया, कैसे मुंह दिखाऊंगा। लेकिन जब वो अपने घर पहुंचे ना तो वहाँ उनकी जो झोपड़ी थी, जो कुटिया थी, वो थी नहीं। उसकी जगह एक बहुत बड़ा सा महल था। तो वो सोच में पड़ गए कि मेरी झोपड़ी कहाँ गई। और तभी उस महल से उनकी बीवी और बच्चे निकले, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, खूब सजे हुए, एकदम खुश। और तब सुदामा समझ गए कि ये सब भगवान कृष्ण की लीला है। उन्होंने ही उस मुट्ठी भर चावल के बदले में इतना सब कुछ दे दिया। और वो दिन अक्षय तृतीया का दिन था। अरे इसमें खदक पड़ गई, ये अब मुझे झाग निकाल लेना चाहिए। बचपन में गर्मियों में जब कहीं घूमने जाते थे तो जगह जगह पे खुशबू से पता चल जाता था कि गन्ने के जूस का ठेला है। महाराष्ट्र में यहाँ नासिक और शिरडी की तरफ जाओ तो कई जगह रास्ते में रसवंती गृह मिलते हैं, मतलब जूस सेंटर्स। और वहाँ पे ना बैल होते हैं जिनको रस निकालने वाली मशीन से बांधा हुआ होता है और उन्हें बहुत अच्छे से सजाया हुआ होता है और उनके गले में बड़े बड़े घुंघरू पड़े हुए होते हैं। तो जब वो इस तरह से घूमते हैं रस निकालने के लिए तो बहुत सुंदर आवाज़ आती है और रस तो डेफिनेटली बहुत अच्छा होता ही है। ये सारे भाग निकल आए। अब इसमें ये डाल देते हैं कांगड़ी, यानी कि फॉक्सटेल मिलेट। जब मुझे सुरेखा ने इसके बारे में बताया ना तो मैंने थोड़ी सी रिसर्च की और तब मुझे पता चला कि इसे इंग्लिश में कहते हैं फॉक्सटेल मिलेट। इसका जो पौधा होता है ना, जो बाली होती है, उसकी शेप ऐसी होती है, इतनी ऐसे कर्व वाली, बिल्कुल लोमड़ी की दुम जैसी। एंड दैट्स व्हाई द नेम। अब मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स कट कर लेती हूँ इसके ऊपर डालने के लिए। बादाम ले लेती हूँ और काजू। अक्षय तृतीया का मेंशन ना महाभारत में भी है और वो भी कृष्ण से जुड़ा हुआ है।
तो जब पांडव वनवास पे थे और उनके पास खाने को हर वक्त कुछ होता नहीं था या कम होता था, तो श्री कृष्ण ने द्रौपदी को एक पात्र दिया और ये वरदान भी कि इसमें द्रौपदी जो कुछ भी पकाएंगी वो कभी खत्म नहीं होगा। और उस पात्र का नाम है अक्षय पात्र। और जिस दिन दिया था वो भी था अक्षय तृतीया का दिन। ओके, ये हो गया, ये लगभग हो गया है। बस थोड़ा सा और कुक करने के लिए ना इसे ढक के रख देती हूँ। तब तक मैं काजू और बादाम भून लेती हूँ। थोड़ा सा घी डाल के। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है गन्ने के रस की। ये तो हो गया एंड होपफुली रस की खीर भी हो गई। यस, नाइस। मैं इसमें ये डाल देती हूँ। आई एम सो हैप्पी कि मुझे ये रेसिपी मिल गई आज। काश के ऋषभ देव आज के जमाने में होते तो मैं उनको जाके ये खीर जरूर खिलाती। फोटो टाइम। अभी ये फोटो भेजती हूँ मम्मी को और उन्हें बताती हूँ कि मैं सिर्फ आपकी रेसिपीज कॉपी करके वैसा का वैसा नहीं बना देती, मैं उसमें अपनी अकल भी लगा लेती हूँ कभी कभी और अपने इनपुट्स भी दे देती हूँ। देखें क्या जवाब आता है। ये बहुत टेस्टी है भाई, वाह। तो अक्षय तृतीया को ना राजस्थान में कहा जाता है अक्खा तीज। तो अब मैं सोच रही हूं कि मीठा तो हो गया, क्यों ना राजस्थान से जुड़ी एक डिश बना लो जो नमकीन हो। और इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं बनाऊंगी बेसन के गट्टे। बेसन और इसके साथ दालचीनी और ये तेजपात भी लगेगा बाद में। अभी ले जाती हूँ। एक मजे की बात बताती हूँ। मेरी एक दोस्त की दादी ना मुहूर्त निकाले बिना कोई काम नहीं करती थी। तो एक बार ऐसा हुआ कि उसके पापा ने नई गाड़ी खरीदी, लेकिन 2.5 महीने तक वो गाड़ी शोरूम में ही खड़ी रही, घर नहीं आई, क्योंकि दादी के हिसाब से उस गाड़ी को घर लाने का सही मुहूर्त ही नहीं था। अब अक्खा तीज होती तो मुहूर्त का इंतजार नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो तो पूरा का पूरा दिन ही शुभ होता है। तभी तो उस दिन लोग बिना मुहूर्त निकाले ही शादियां कर लेते हैं या किसी भी शुभ काम की शुरुआत कर लेते हैं।
अब इसमें मिर्ची 1.5 चम्मच तो डाल ही देती हूँ, है ना। और अजवाइन और सौंफ, घी और जरा सा नमक भी। अब इसे गूंदना है, लेकिन टाइट टाइट, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, क्योंकि ये बेसन है ना, ये जल्दी से फैलने लगता है। तो अक्खा तीज के दिन ना शादियां भी बहुत होती हैं। जैसे एक बार जब मैं घर गई हुई थी, राजस्थान में थी, तो सुबह उठ के अखबार में क्या पढ़ा, सामूहिक विवाह तो था लेकिन बच्चों का। पर अच्छी बात ये थी कि जो टेंट लगाने वाला था ना, उसने स्टैंड ले लिया कि अगर बच्चों की शादियां होंगी तो मैं टेंट नहीं लगाऊंगा, और उस वजह से वो शादियां नहीं हो पाई। एक इंसान के स्टैंड लेने से कितना बदलाव आ सकता है। ओके, ये आटा हो गया है और इतना ही टाइट होता है। इसको मैं यहाँ साइड में रख देती हूँ और पानी रख देती हूँ उबलने के लिए। तो मम्मी ना घर में जब गट्टे बनाती है तो फिर आटे की ऐसे रोल करते हैं और फिर उसको उबालते हैं पानी में। लेकिन मैं थोड़ा शॉर्टकट कर रही हूँ, ऐसे ही रोल बना रही हूँ और सीधे इसे ही बॉईल कर लूँ। ओके, पानी गर्म हो गया है, इसमें बस इनको तैरा देना है। जब तक ये होता है मैं करी की तैयारी कर लेती हूँ। थोड़ा सा बेसन पहले चाहिए। अब ये बेसन जो है, इसको ना करी तैयार करने के लिए थोड़े से पानी में पहले अच्छे से फेंट लेती हूँ। तो उससे होगा ये कि उसमें गुठलियां नहीं पड़ेंगी, लम्प्स, और दही को भी फेंटने में आसानी होगी। और ये बेसन दही में इसलिए मिला रहे हैं, दही फट ना जाए गरम आंच पे। करीब 2 कप दही, इसको पहले चेक कर लेती हूँ मैं। ये ना पांचों अब अच्छे से फ्लोट कर रहे हैं, तो पहले मैं इसे ठंडा होने के लिए रख देती हूँ साइड में। इसको ना निकाल के ही रखती हूँ ठंडा होने के लिए, नहीं तो ये ज्यादा फूल सकता है। कढ़ाई चढ़ा देती हूँ इसकी कढ़ी तैयार करने के लिए। अब मुझे बहुत सारे मसाले डालने हैं इसमें। तेजपात, छोटा सा टुकड़ा एक दालचीनी का, और सौंफ, हींग, अजवाइन। पहले मैं साबुत मसाला डाल देती हूँ, तेजपात, दालचीनी और 3-4 लौंग, सौंफ, अजवाइन। अजवाइन जो है वो गट्टों में भी जाती है और कढ़ी में भी। और हींग, एक और चीज राई भी। और इसमें जाएगा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, जीरा पाउडर और लाल मिर्च। ये मसाला हो गया है, अब ये डाल सकते हैं। लेकिन इसको ना साथ साथ चलाते रहना पड़ता है,
जब तक ये थोड़ा सेटल ना हो जाए इसको चलाते रहना चाहिए। गट्टे भी ठंडे हो गए हैं, उनको भी काट लेती हूँ। ढक देते हैं। मम्मी जब बनाती है ना तो वो इसे शैलो फ्राई नहीं करती, सीधे इसी स्टेज से इसमें डाल देती हैं। लेकिन कुछ लोग इसे डीप फ्राई भी करते हैं। भाई मैं तो शैलो फ्राई से ही काम चला लेती हूँ, थोड़ा क्रिस्प हो जाएगा, अच्छा लगेगा। ये तेल ना काफ़ी अच्छा गरम होना चाहिए, तब मज़ा आता है इसे फ्राई करने का। तो आखा तीज में ना, आखा का मतलब होता है ग्रेन, अन्न के दाने। और शायद इसीलिए हमारे घर में आखा तीज वाले दिन पापा हमेशा कोई अन्न लाके घर में स्टोर करते थे। कभी गेहूं, कभी चावल, लेकिन साबुत अन्न। मैं कढ़ी में नमक डाल देती हूँ। ये हो गया है, इसे मैं निकाल लेती हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा हरा धनिया डाल देती हूँ। बन गया। ओके, अब इसकी सजावट मैं थोड़ी सी कर देती हूँ। एक फोटो खींच लेती हूँ फटाफट। अब मैं इसे खा के तो देखूं कैसी बनी है। रोटी रखी हुई है, रोटी के साथ खाती हूँ इसे मैं। मेरे मन में आज हमेशा के लिए घर कर गई वो है ऋषभ देव और कृष्ण सुदामा की कहानी। एक परम त्याग की और दूसरी निस्वार्थ प्रेम की। त्योहार तो अपने साथ साथ बहुत सारी कहानियां और बहुत सारी सीख लेकर आते हैं, लेकिन ये हम पर है कि हम उसमें से क्या ग्रहण करते हैं। और शायद इसीलिए जब तक हम सही चीजें ग्रहण नहीं करते तब तक ये त्योहार आते रहेंगे और हमें सिखाते रहेंगे कि हमें कौन सी चीज अपने जीवन में उतारनी है। अभी इतनी सुंदर सी जो बेसन के गट्टे की सब्जी बनी है वो मैं रस की खीर के साथ कोहली अंकल और आंटी को दे आती हूँ। अरे लेकिन दरवाजा कौन खोलेगा? पहले दरवाजा खोल के आते।